कभी किसी ने पूछा था, एक इंसान दुनिया बदल सकता है क्या? और उस सवाल का जवाब बना एक नाम, चे गेवारा। एक डॉक्टर जिसने बंदूक उठाई, एक इंसान जिसने सत्ता को ललकारा, एक क्रांतिकारी जिसने अपनी जान दे दी विचारों के लिए। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या वो नायक थे या खलनायक? क्योंकि चे की कहानी सिर्फ आजादी की नहीं, खून और बलिदान की भी है। वो कहते थे, अगर तुम अन्याय के सामने चुप हो तो तुम अपराधी हो। और इसी सोच ने उन्हें बना दिया 20वीं सदी का सबसे विवादास्पद चेहरा। कभी वो पहाड़ों में गुरिल्ला नेता थे, कभी जेल में जल्लाद, कभी डॉक्टर जो गरीबों का इलाज करता, तो कभी योद्धा जो मौत से मुस्कुराकर मिला। दुनिया ने उन्हें क्रांति का मसीहा कहा, पर कुछ ने कहा वो खूनी फरिश्ता थे। उनकी आंखों में था सपना, एक ऐसी दुनिया का जहां कोई गरीब ना हो, कोई शोषित ना हो। पर उस सपने की कीमत थी खून, डर और बगावत। चे गेवारा की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं, ये कहानी है जुनून की, जिद की और उस आग की जो एक इंसान के सीने में जलती रही जब तक उसने अपनी आखिरी सांस नहीं ली। वो गिरा, पर उसके विचार आज भी जिंदा हैं, दीवारों पर, पोस्टरों पर और हर उस दिल में जो अन्याय से नफरत करता है। तो आइए चलते हैं उस सफर पर जहां एक इंसान डॉक्टर से क्रांतिकारी बना और फिर अमर बन गया। ये है चे गेवारा, क्रांति का डॉक्टर। एक ऐसी ऑडियो बुक जहां हर शब्द में आग है, हर सांस में आदर्श और हर कहानी में सवाल। क्या सच में क्रांति खून मांगती है? अध्याय 1, अर्जेंटीना में चे गेवारा का बचपन और शुरुआती जीवन। सन 1928 अर्जेंटीना के शहर रोसारियो में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया एर्नेस्टो गुएवारा। आगे चलकर वही बच्चा पूरी दुनिया में चे गुएवारा के नाम से जाना गया। एर्नेस्टो का परिवार अमीर नहीं था, लेकिन पढ़ा लिखा और सोचने समझने वाला था। उसके पापा एर्नेस्टो गुएवारा लिंच बहुत खुले विचारों वाले इंसान थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर दुनिया को बेहतर बनाए। उसकी मां सेलिया दे ला सेरना बहुत दयालु और समझदार थीं। वो गरीबों की मदद करती थीं और चाहती थीं कि उनका बेटा इंसाफ करना सीखे। घर का माहौल बहुत अच्छा था। वहां हर दिन किताबों, चर्चा और नए विचारों की बात होती थी। बचपन से ही एर्नेस्टो बहुत जिज्ञासु था। उसे हर चीज के बारे में जानना होता था। वो हमेशा पूछता, ये क्यों होता है? लोग दुखी क्यों हैं? क्यों कुछ लोगों के पास सब कुछ है और कुछ के पास कुछ भी नहीं? लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसे बचपन से अस्थमा की बीमारी थी। सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी। कई बार रात में उसे नींद नहीं आती थी। फिर भी वो हार नहीं मानता था। वो कहता, मैं बीमार हूं, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं। छोटे अर्नेस्टो को खेलना बहुत पसंद था। वो फुटबॉल और रग्बी खेलता और जब सांस रुकने लगती तो भी मुस्कुराते हुए कहता, मैं फिर कोशिश करूंगा। यहीं से उसने सीखा कि मुश्किलें इंसान को रोक नहीं सकती, अगर उसके अंदर हिम्मत हो। अर्नेस्टो बहुत समझदार था। उसे पढ़ाई में मजा आता था। वो सिर्फ स्कूल की किताबें नहीं पढ़ता था, बल्कि बड़े बड़े विचारकों की बातें भी पढ़ता था, जैसे कार्ल मार्क्स, नीचे और फ्रायड। ये नाम उसके लिए किसी हीरो से कम नहीं थे। वो सोचता था, अगर ये लोग दुनिया बदल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? उसके दोस्त उसे थोड़ा अलग मानते थे। कभी वो सबके बीच बैठकर कहता, एक दिन मैं दुनिया में बदलाव लाऊंगा। लोग हंसते, लेकिन उसके मन में यह सपना सच्चा था। जब वो बड़ा हुआ, उसका परिवार कई बार अलग अलग शहरों में रहा। वहां उसने देखा कि बहुत से लोग बहुत गरीब हैं। कुछ के पास खाने को नहीं, कुछ के पास दवा नहीं। वो ये सब देखकर बहुत दुखी होता था। वो सोचता, सब इंसान हैं, तो कोई अमीर और कोई गरीब क्यों? धीरे धीरे उसके अंदर दया और गुस्सा दोनों बढ़ने लगे। दया गरीबों के लिए और गुस्सा उन लोगों पर जो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। साल 1947 में अर्नेस्टो ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। वो डॉक्टर बनना चाहता था ताकि लोगों की मदद कर सके। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन जब उसने अस्पतालों और गरीब बस्तियों में लोगों की हालत देखी तो उसे लगा, अगर लोग भूखे हैं तो सिर्फ दवा से क्या होगा? असल बीमारी तो गरीबी है। ये सोच उसके दिल में घर कर गई। वो कहने लगा, अगर मैं सिर्फ इलाज करूंगा तो शायद एक इंसान ठीक होगा।
पर अगर मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा तो पूरी समाज ठीक हो सकता है। कॉलेज के बाद उसने अपने दोस्त अल्बर्टो ग्रानाडो के साथ एक मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की। उन्होंने पूरे दक्षिण अमेरिका की यात्रा की। पहाड़, जंगल, गांव, खदानें, सब जगह गए। वहां उन्होंने देखा कि लोग कितनी मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं। कहीं मजदूरों के पास हक नहीं, कहीं बच्चे भूखे सोते हैं, कहीं बीमार लोग इलाज के बिना मर रहे हैं। छे ने अपनी डायरी में लिखा, यह यात्रा मेरी आंखें खोल गई। मैंने असली दुनिया को देखा। वो पहले सिर्फ डॉक्टर बनना चाहता था, पर अब वो लोगों का दर्द समझने वाला इंसान बन गया था। वो सोचने लगा, अगर दुनिया में अन्याय है तो मैं चुप नहीं रह सकता। यहीं से डॉक्टर एर्नेस्टो धीरे धीरे चे गुएवारा में बदलने लगा। अब उसके अंदर आग थी, दुनिया को बदलने की, गरीबों के लिए लड़ने की और एक न्यायपूर्ण समाज बनाने की। उसके माँ बाप चाहते थे कि वो एक शांत जिंदगी जिए, लेकिन चे कहता था, अगर मैं सिर्फ अपने लिए जीऊं तो मेरा जीवन बेकार है। उसका सपना था एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान बराबर हो, जहां किसी को भूखा ना रहना पड़े, जहां कोई अकेला ना महसूस करे। उसके दिल में अब डर नहीं था। वो जान गया था कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। उसने कहा, अगर मैं अन्याय देखूं और चुप रह जाऊं तो मैं इंसान नहीं, बस एक दर्शक हूं। और यहीं से शुरू हुई उस नौजवान की कहानी, जो आगे चलकर पूरी दुनिया में इंसाफ और आजादी का प्रतीक बन गया। वो था चे गुएवारा। अध्याय 2, मोटरसाइकिल डायरीज, दक्षिण अमेरिका की यात्रा। साल था 1951। एर्नेस्टो गुएवारा अब डॉक्टर बनने की पढ़ाई लगभग पूरी कर चुका था। उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता, मैं इस दुनिया के लोगों के लिए क्या कर सकता हूं। उसी समय उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था, अल्बर्टो ग्रानाडो। अल्बर्टो थोड़ा बड़ा था, लेकिन दोनों की सोच बहुत मिलती जुलती थी। दोनों को रोमांच पसंद था, दोनों दुनिया देखना चाहते थे और दोनों के दिल में एक ही इच्छा थी, गरीब और पीड़ित लोगों की सच्ची जिंदगी को समझना। एक दिन अल्बर्टो ने कहा, क्यों ना हम मोटरसाइकिल पर पूरे दक्षिण अमेरिका की यात्रा करें। अर्नेस्टो की आंखें चमक उठी। हाँ चलो, यही तो मैं चाहता था। उन्होंने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल का नाम रखा ला पोदेरोसा, जिसका मतलब था ताकतवर। वो सच में ताकतवर नहीं थी, क्योंकि अक्सर रास्ते में खराब हो जाती थी, लेकिन दोनों दोस्तों के जुनून से वो चलती रही। जनवरी 1952 में दोनों दोस्तों ने अपना सफर शुरू किया, अर्जेंटीना से निकलकर दक्षिण अमेरिका के कई देशों की ओर। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, न कोई आरामदायक सामान, बस कुछ कपड़े, किताबें और एक बड़ा सपना। पहले उन्होंने चिल्ली पार किया। रास्ते में ठंड, बारिश और कीचड़ से भरे रास्ते थे। कई बार मोटरसाइकिल गिर जाती, कभी पेट में खाने को नहीं होता, कभी रात खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़ती। लेकिन दोनों हंसते रहे, क्योंकि उनके लिए ये यात्रा सिर्फ रोमांच नहीं थी, ये सच्चाई को देखने की यात्रा थी। चिल्ली में उन्होंने कई गरीब मजदूरों से मुलाकात की। वो लोग खदानों में काम करते थे, दिन रात मिट्टी और पत्थर के बीच, बहुत कम पैसों में, बिना किसी सुरक्षा के। छे ने पहली बार इतने करीब से गरीबी और मेहनत की सच्चाई देखी। वो चुप हो गया। उसके मन में सवाल उठा, ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी इनकी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। वो अपनी डायरी में लिखता है, हम इंसान हैं, पर हमारी दुनिया इंसानियत भूल चुकी है। आगे बढ़ते हुए दोनों पेरू पहुंचे। ये जगह बहुत सुंदर थी, पहाड़, नदियां, प्राचीन इमारतें, लेकिन उस सुंदरता के पीछे छिपा था दर्द। वहां के इंडियन लोग बहुत गरीब थे। उन्हें शहरों में आने की इजाजत नहीं थी। लोग उन्हें नीचा समझते थे। चे ने पहली बार महसूस किया कि रंग और जाति के आधार पर भेदभाव कितना गलत है। एक दिन वो एक गांव में रुके, जहां एक बूढ़ी औरत ने उन्हें खाना दिया। वो बहुत गरीब थी, लेकिन उसने अपनी आखिरी रोटी भी उनके साथ बांटी। छे ने उससे पूछा, तुम ये सब क्यों करती हो। वो मुस्कुराई और बोली, क्योंकि तुम भी इंसान हो बेटे। उस पल छे का दिल भर आया। उसे समझ आया कि गरीब लोग भले भूखे हों, पर उनके दिल अमीर होते हैं। इसके बाद दोनों कोलंबिया और फिर वेनेजुएला की तरफ बढ़े, लेकिन सफर आसान नहीं था। कई बार उन्हें लिफ्ट लेनी पड़ी, कभी खेतों में काम करके खाना कमाना पड़ा।
फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कभी कभी वो हंसते और मजाक करते, कभी रात में आग जलाकर अपने सपनों की बात करते। छे कहता, अगर हमें दुनिया बदलनी है तो पहले हमें दुनिया को समझना होगा। यात्रा का सबसे भावुक हिस्सा था लेप्रा कॉलोनी का दौरा। ये जगह पेरू में थी, जहां कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग रहते थे। उन्हें समाज से अलग कर दिया गया था। कोई उनसे हाथ नहीं मिलाता, कोई उनके पास नहीं जाता। लेकिन चे ने वहां जाकर सबके साथ खाना खाया, उनसे बातें की, यहां तक कि उनके साथ नाच भी किया। वो कहता, बीमारी इंसान को गंदा नहीं बनाती, हमारा रवैया बनाता है। उस दिन वो मरीज मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि किसी ने उन्हें इंसान की तरह देखा था। छे ने लिखा, मैंने उस रात महसूस किया कि सच्ची दवा सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि दिल के लिए भी होती है। धीरे धीरे यात्रा के दौरान से बदलने लगा। अब वो सिर्फ एक मेडिकल छात्र नहीं था, वो गरीबों का साथी बन चुका था। उसने अपने नोट्स में लिखा, यह यात्रा मेरे लिए एक दर्पण थी। इसमें मैंने खुद को देखा और वो इंसान जो मैं बनना चाहता हूं। उसने समझ लिया कि दुनिया में असली बीमारी गरीबी, डर और असमानता है। अगर इनका इलाज न किया गया तो कोई दवा सच्चा काम नहीं करेगी। कई महीनों की यात्रा के बाद दोनों दोस्त वेनेजुएला पहुंचे। यह उनकी यात्रा का आखिरी पड़ाव था। अल्बर्टो वहीं एक अस्पताल में काम करने लगा और चे ने सोचा, अब मैं लौटूंगा नहीं, अब मुझे कुछ बड़ा करना है। उसकी आंखों में अब नई चमक थी। वो अब सिर्फ डॉक्टर नहीं, एक विचारक और क्रांतिकारी बन चुका था। उसने अपनी डायरी में आखिरी शब्द लिखे, मैंने दक्षिण अमेरिका को नहीं देखा, बल्कि मैंने खुद को इसमें देखा। यह मेरा घर है और इसके हर दर्द का इलाज मुझे ढूंढना है। यही डायरी बाद में मशहूर हुई, द मोटरसाइकिल डायरीज। इस किताब में सिर्फ सफर की बातें नहीं हैं, बल्कि उस इंसान की आत्मा की कहानी है जो दुनिया को बेहतर बनाना चाहता था। उस सफर ने उसे सिखाया कि दुनिया के हर कोने में इंसान एक जैसे हैं। सबको प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए और एक मौका चाहिए जीने का। वो सफर मोटरसाइकिल से शुरू हुआ था, पर खत्म हुआ एक क्रांतिकारी सोच में। वहीं से जन्म हुआ चे गुएवारा के असली रूप का। वो चे जो आगे चलकर क्यूबा की क्रांति में शामिल हुआ और जिसने दुनिया को सिखाया कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत और दिल है तो तुम अकेले भी एक नई सुबह ला सकते हो। चे ने बाद में लिखा था, हम सब के अंदर एक मोटरसाइकिल डायरी होती है, बस हमें हिम्मत करनी होती है उसे जीने की। अध्याय 3, ग्वाटेमाला और मेक्सिको में संघर्ष का आह्वान। साल था 1953। अर्नेस्टो गुएवारा अब मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर चुका था, लेकिन उसका मन अब अस्पताल या क्लिनिक में नहीं टिकता था। उसने दक्षिण अमेरिका का लंबा सफर देखा था। भूखे लोग, गरीब मजदूर, बीमार बच्चे, वो सब उसके दिल में गहराई तक बस गए थे। वो सोचता था, अगर मैं सच में इंसानों की मदद करना चाहता हूं तो सिर्फ दवा से नहीं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई से करनी होगी। यही सोच उसे ग्वाटेमाला तक ले आई। ग्वाटेमाला उस समय बहुत अशांत देश था। वहां के राष्ट्रपति जेकोबो अर्बेन्स कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहते थे कि जमीन का सही बंटवारा हो, ताकि अमीर जमींदारों के बजाय गरीब किसानों को भी जमीन मिल सके। वो चाहते थे कि हर इंसान को जीने का हक मिले। छे को उनकी ये सोच बहुत पसंद आई। वो बोला, ये इंसान सच्चा नेता है जो जनता के लिए लड़ रहा है। वो ग्वाटेमाला पहुंचा। वहां उसने कई युवा क्रांतिकारियों से मुलाकात की। वो अब डॉक्टर नहीं रहा था, वो एक सोचने वाला युवा योद्धा बन चुका था। दिन में वो अस्पतालों में काम करता, रात में दोस्तों के साथ बैठकर चर्चा करता, कैसे लोगों को आजाद और बराबर बनाया जाए। लेकिन यह सब आसान नहीं था। अमेरिका की बड़ी कंपनियां ग्वाटेमाला में बहुत ताकत रखती थीं। उन्हें राष्ट्रपति अर्बेन्स का यह कदम पसंद नहीं आया, क्योंकि इससे उनकी जमीनें और मुनाफा कम हो सकता था। जल्द ही उन्होंने मिलकर ग्वाटेमाला की सरकार को गिराने की साजिश शुरू कर दी। साल 1954 में अमेरिकी CIA ने एक सैन्य तख्ता पलट कराया। राष्ट्रपति अर्बेन्स को पद छोड़ना पड़ा। ग्वाटेमाला की सड़कों पर टैंक घूमने लगे और बंदूकें बोलने लगी। छे ने यह सब अपनी आंखों से देखा। वो बहुत गुस्से में था, बहुत दुखी भी। उसने महसूस किया, यह सिर्फ ग्वाटेमाला की लड़ाई नहीं है, यह पूरी इंसानियत की लड़ाई है। उसने अपनी डायरी में लिखा,
मैंने देखा कि कैसे एक देश की आजादी पैसे और ताकत से कुचल दी गई। अब मैं कभी चुप नहीं रहूंगा। ग्वाटेमाला में 6 के कई साथी पकड़े गए, कुछ मारे गए, कुछ छिप गए। वो खुद भी कुछ दिन एक घर में छिपकर रहा। वो जानता था अगर वो वहां रुका तो उसे भी मार दिया जाएगा। आखिरकार वो वहां से भागकर मेक्सिको चला गया। मेक्सिको उस समय एक नई शुरुआत जैसा था। वहां उसने नए दोस्त बनाए, कई दक्षिण अमेरिकी नौजवान जो अपने अपने देशों में आजादी की लड़ाई लड़ना चाहते थे। वो सब कहते थे, हम छोटे हैं पर हमारी सोच बड़ी है। इसी समय 6 की मुलाकात हुई एक ऐसे इंसान से जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसका नाम था फिदेल कास्ट्रो। फिदेल कास्ट्रो क्यूबा से आया था। क्यूबा उस वक्त तानाशाह फुल्गेंसियो बत्तिस्ता के कब्जे में था। वहां गरीबी, अन्याय और डर का माहौल था। कास्ट्रो ने 6 को बताया कि वो क्यूबा की तानाशाही सरकार को गिराकर अपने देश को आजाद करना चाहता है। 6 ध्यान से सुनता रहा। फिदेल की आंखों में आग थी, सच्ची, ईमानदार आग। वो बोला, हम कुछ लोगों का छोटा सा समूह होंगे, लेकिन अगर हमारे दिल में हिम्मत है तो हम पूरी सत्ता बदल सकते हैं। 6 ने उस रात बहुत सोचा। उसके सामने 2 रास्ते थे, एक डॉक्टर बनकर शांति से जीना, दूसरा एक सिपाही बनकर अन्याय के खिलाफ लड़ना। सुबह उसने फिदेल से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे लड़ना आता नहीं, लेकिन मुझे अन्याय से नफरत है। फिदेल मुस्कुराया, बस इतना काफी है दोस्त। क्रांति दिल से शुरू होती है। यहीं से 6 ने बंदूक उठाई। पहली बार वो अब सिर्फ किताबों का आदमी नहीं रहा, वो अब क्रांति का सिपाही था। मेक्सिको में उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की। वो लोग जंगलों में छिपकर अभ्यास करते, बंदूक चलाना सीखते, मार्च करना, पहरा देना और सबसे जरूरी बात, साथी पर भरोसा रखना। 6 पहले दिन ही गिर पड़ा। अस्थमा के कारण उसका शरीर थक जाता था, सांस रुक जाती थी, लेकिन वो फिर उठता और कहता, मैं हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे वो बाकी सबसे आगे निकल गया। वो सबसे तेज चलता, सबसे देर तक जागता और सबसे पहले दूसरों की मदद करता। उसके साथ ही उसे प्यार से बुलाने लगे 6। क्यूबा की भाषा में 6 का मतलब होता है दोस्त या भाई, और सच में वो सबका दोस्त था। उसने अपने साथी सैनिकों से कहा, हमारे पास महंगी बंदूकें नहीं हैं, न बड़ी फौज है, लेकिन हमारे पास एक चीज है, सच्चाई। और जब इंसान सच्चाई के लिए लड़ता है तो वो कभी छोटा नहीं होता। वो अब समझ चुका था कि क्रांति सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि विचारों और साहस से होती है। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। अब वो सिर्फ क्यूबा नहीं, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका को एक बनते देखना चाहता था। वो चाहता था कि हर देश में गरीब और अमीर के बीच का फर्क खत्म हो जाए। उसके लिए अब जिंदगी का मतलब था लोगों की आजादी। मेक्सिको में रहकर 6 और फिदेल ने अपनी क्रांतिकारी सेना की तैयारी पूरी की। उनका लक्ष्य था क्यूबा जाना और बतिस्ता की तानाशाही को खत्म करना। साल 1956 में उन्होंने एक नाव तैयार की, ग्रैनमा। इस पर सवार होकर 6, फिदेल और उनके साथ 80 से ज्यादा साथी क्यूबा की ओर निकल पड़े। समुद्र में तूफान आया, नाव डगमगाई, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। 6 अपनी डायरी में लिखता है, मैं जानता हूं कि यह सफर मौत की ओर भी जा सकता है, पर अगर मैं डर कर जीता रहूं तो वो असली जिंदगी नहीं है। वो अब पूरी तरह बदल चुका था। एक नौजवान डॉक्टर से एक क्रांतिकारी योद्धा बन चुका था। ग्वाटेमाला ने उसे सिखाया था, अन्याय से लड़ो, और मेक्सिको ने सिखाया, मिलकर लड़ो। अब उसके अंदर एक ही आवाज गूंज रही थी, अगर तुम्हारे पास सच्चाई है तो हथियार उठाना पाप नहीं, कर्तव्य है। और इसी तरह ग्वाटेमाला और मेक्सिको की जमीन पर जन्म हुआ उस che गुएवारा का, जो आगे चलकर क्यूबा की क्रांति का चेहरा बना। उसकी जिंदगी हमें सिखाती है, कभी कभी इंसान को अपनी किताबें छोड़कर जमीन पर उतरना पड़ता है, क्योंकि सच्चा बदलाव कागज से नहीं, कर्म से आता है। अध्याय 4, एल che, एक वीर क्रांतिकारी योद्धा की कहानी। यहां से अर्नेस्टो पूरी तरह che गेवारा बन जाता है। अब वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं रहा, वो एक लड़ाका, एक क्रांतिकारी, एक ऐसा इंसान बन गया जो अपनी सोच के लिए जान देने को तैयार था। कहानी शुरू होती है क्यूबा से। साल था 1955। che गेवारा की मुलाकात फिदेल कास्ट्रो से हुई। फिदेल उस समय क्यूबा की सरकार को गिराने का सपना देख रहे थे।
वो सरकार थी बटिस्ता की तानाशाही सरकार। बटिस्ता अमीरों का साथ देता था, गरीबों को दबाता था और अमेरिका के कहने पर चलता था। छे ने जब यह सब सुना तो उसका दिल जल उठा। उसने फिदेल से कहा, अगर यह लड़ाई सच में गरीबों के लिए है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। क्रांति की शुरुआत हुई। छे और फिदेल के साथ कुछ और बहादुर लोग भी जुड़े। साल 1956 में वो सब ग्रेनमा नाम की एक छोटी नाव से मेक्सिको से क्यूबा पहुंचे। नाव में सिर्फ 82 लोग थे, लेकिन उनके दिलों में आग थी। उन्होंने पहाड़ों में जाकर अपने ठिकाने बनाए। उसे कहा गया सियरा माएस्ट्रा। वहीं से असली लड़ाई शुरू हुई। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। सेना के हमले, भूख, बारिश और बीमारी, सब कुछ था। लेकिन चे सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक डॉक्टर सैनिक थे। वो घायलों का इलाज करते, साथियों को हौसला देते और खुद बंदूक उठाते। उनके अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो जानते हों कि यह रास्ता सही है, चाहे मौत तक क्यों ना जाए। साथियों ने उन्हें प्यार से एल्चे कहना शुरू किया, क्योंकि अर्जेंटीना में लोग अक्सर 6 शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम हिंदी में अरे यार कहते हैं। उनका यही नाम उनकी पहचान बन गया। अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक प्रतीक बन गए थे। हिम्मत, बराबरी और आजादी का प्रतीक। छे ने छोटी छोटी टुकड़ियों में सैनिकों को ट्रेनिंग दी। वो उन्हें सिर्फ गोली चलाना नहीं सिखाते थे। वो कहते थे, लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं जीती जाती, दिल और सोच से भी जीती जाती है। वो कहते थे, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारा हथियार तुम्हारे दिल में है। धीरे धीरे क्यूबा के किसान भी छे और फिदेल के साथ जुड़ने लगे। लोगों को लगा यह कोई और सेना नहीं, बल्कि उनकी अपनी सेना है। और यही था छे का असली जादू। वो लोगों का भरोसा जीत लेते थे। साल 1958 में छे की एक बड़ी जीत हुई। उन्होंने सांता क्लारा शहर में सरकारी सेना को हरा दिया। यह युद्ध बहुत कठिन था, लेकिन चे की योजना और बहादुरी ने सबको हैरान कर दिया। उनकी जीत ने क्यूबा की जनता को उम्मीद दी कि अब बदलाव आने वाला है। कुछ ही हफ्तों बाद 1 जनवरी 1959 बटिस्ता देश छोड़कर भाग गया। क्यूबा आजाद हो गया और चे गेवारा अब एक हीरो बन चुके थे। लोग उन्हें एल चे, द हीरोइक गुरिल्ला वॉरियर कहने लगे। आजादी के बाद चे ने कई जिम्मेदारियां संभाली। वो उद्योग मंत्री बने, बैंकों में सुधार किए, नई आर्थिक नीतियां बनाई। लेकिन चे को सत्ता की कुर्सी से ज्यादा मतलब नहीं था। उनका दिल हमेशा गरीबों के बीच था। वो कहते थे, अगर एक इंसान भूखा है तो मैं चैन से नहीं बैठ सकता। वो खुद साधारण कपड़े पहनते, मेहनत करते, लोगों के साथ खेतों में काम करते। उनकी सादगी देखकर लोग उन्हें भगवान की तरह मानने लगे। लेकिन चे का सपना सिर्फ क्यूबा तक सीमित नहीं था। वो पूरे लैटिन अमेरिका को आजाद देखना चाहते थे, जहां गरीबों को हक मिले, जहां कोई अमीर गरीब का भेद न रहे। उन्होंने कहा, क्यूबा की जीत बस शुरुआत है। वो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के दूसरे देशों में भी क्रांति लाना चाहते थे। पहले वो कांगो गए, लेकिन वहां हालात बहुत उलझे हुए थे। क्रांति सफल नहीं हो सकी। फिर भी चे ने हिम्मत नहीं हारी। वो बोले, क्रांति कभी हारती नहीं, वो बस जगह बदलती है। आखिरकार चे बोलीविया पहुंचे। वहां की सरकार गरीबों को दबा रही थी। अमेरिका उसका साथ दे रहा था। चे ने वहां के किसानों को एकजुट करने की कोशिश की। उन्होंने जंगलों में छिपकर गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। छोटे समूहों में लड़ाई, छिप छिप कर हमले करना, यही उनकी रणनीति थी। लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। सेना ने उन्हें घेर लिया। 8 अक्टूबर 1967 को चे गेवारा को पकड़ लिया गया। अगले ही दिन 9 अक्टूबर उन्हें गोली मार दी गई। लेकिन उनकी मौत के बाद भी उनका नाम नहीं मरा, बल्कि और बड़ा बन गया। चे की तस्वीर, वो मशहूर फोटो जिसमें वो टोपी पहने हुए दूर देख रहे हैं, आज भी आजादी का प्रतीक है। उनका चेहरा टी शर्ट्स, दीवारों और झंडों पर दिखता है। लोग उन्हें सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सपना मानते हैं। एक ऐसा सपना जिसमें हर इंसान बराबर है। चे ने कहा था, मैं वो नहीं हूं जो बस देखता रहे, मैं वो हूं जो दुनिया को बदलने निकला है। और सच में उन्होंने दुनिया को बदल दिया। उनकी सोच ने करोड़ों लोगों को हिम्मत दी कि अगर तुम सही हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। चे गेवारा की जिंदगी हमें सिखाती है, असली ताकत बंदूक में नहीं होती, वो होती है अपने इरादे और दिल की सच्चाई में। वो एक इंसान थे, पर उनके हौसले इंसान से कहीं ज्यादा बड़े थे। इसलिए आज भी लोग कहते हैं, चे मरे नहीं हैं, वो हर उस इंसान के अंदर जिंदा है
जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। अध्याय 5, क्यूबा की क्रांतिकारी सरकार में चे की भूमिका। कहानी अब वहां से शुरू होती है जहां चे गेवारा और उनके साथियों ने जीत हासिल की थी। साल था 1959। क्यूबा अब आजाद हो चुका था। बटिस्ता की तानाशाही खत्म हो गई थी। फिदेल कास्त्रो नई सरकार के नेता बन गए थे। लोग सड़कों पर नाच रहे थे, झंडे लहरा रहे थे। हर चेहरे पर उम्मीद थी, एक नए और न्यायपूर्ण क्यूबा की उम्मीद। और उस उम्मीद के बीच खड़े थे चे गेवारा, एक डॉक्टर, एक योद्धा, एक विचारक, जो अब एक क्रांतिकारी नेता बनने वाले थे। क्रांति के बाद फिदेल ने चे पर बहुत भरोसा किया। चे को कई बड़ी जिम्मेदारियां दी गईं। वो सरकार के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक बन गए। शुरुआत में उन्हें राष्ट्रीय बैंक का प्रमुख बनाया गया। अब सोचो, एक डॉक्टर जो जंगलों में बंदूक लेकर लड़ा था, वो अचानक बैंक का प्रमुख बन गया। कई लोगों को लगा ये तो मजाक है, लेकिन चे ने हंसते हुए कहा, अगर क्रांति को पैसे की जरूरत है तो मैं सीख लूंगा कि पैसे कैसे संभालते हैं। उन्होंने बैंक के नोटों पर अपना नाम भी नहीं लिखा, बस साइन किया चे। यह उनकी सादगी और आत्मविश्वास दोनों दिखाता था। चे का मानना था कि अब क्यूबा को अमीरों की जगह आम लोगों के लिए बनाना होगा। उन्होंने कहा, क्रांति की जीत तब तक अधूरी है जब तक हर गरीब को खाना, शिक्षा और इज्जत नहीं मिलती। इसलिए उन्होंने कई बड़े सुधार शुरू किए। खेती की जमीन अमीरों से लेकर किसानों में बांटी गई। हर बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा शुरू की गई। सबको मुफ्त इलाज मिलने लगा। चे खुद अक्सर स्कूल और अस्पतालों का दौरा करते थे। वो बच्चों से बात करते, किसानों के बीच बैठते और पूछते, क्या सरकार सच में तुम्हारे लिए काम कर रही है? उन्हें लोगों की जिंदगी के छोटे छोटे पहलू समझने में मजा आता था। वो कहते थे, अगर क्रांति लोगों की जिंदगी नहीं बदलती तो वो सिर्फ एक लड़ाई थी, असली क्रांति नहीं। चे सिर्फ आदेश देने वाले नेता नहीं थे, वो खुद भी काम करने वाले नेता थे। वो फैक्ट्रियों में मजदूरों के साथ काम करते, चीनी की फसल काटने में किसानों के साथ शामिल होते और कहते, नेता वो नहीं जो ऊपर से देखे, नेता वो है जो साथ चलकर दिखाए। उनके कपड़े साधारण होते, वो सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते। और जब लोग पूछते, आप मंत्री होकर भी इतना काम क्यों करते हैं, चे मुस्कुराकर कहते, क्योंकि मैं एक इंसान हूं और मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने लोगों के साथ रहूं। क्यूबा की क्रांति के बाद अमेरिका बहुत नाराज हुआ। उसे डर था कि अब यह छोटी सी टापू देश कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ रहा है। चे को विदेश भेजा गया ताकि वो दुनिया के देशों से संबंध मजबूत कर सकें। वो सोवियत यूनियन, चीन और अफ्रीकी देशों में गए। वहां उन्होंने कहा, क्यूबा एक छोटा देश है, पर इसका दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक गरीब देश भी आत्मनिर्भर बन सकता है, अगर उसके नेता ईमानदार हों। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया। उनका भाषण बहुत ताकतवर था। उन्होंने अमेरिका के सामने भी सच्चाई बोलने से डर नहीं दिखाया। वो बोले, हम अमेरिका के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ अन्याय के खिलाफ हैं। सभी देशों के लोग उनकी बात सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां कोई नेता नहीं, एक सच्चा इंसान बोल रहा था। लेकिन चे की सोच बहुत ऊंची थी, कभी कभी इतनी ऊंची कि बाकी लोग उसे समझ नहीं पाते थे। वो चाहते थे कि हर व्यक्ति निजी स्वार्थ छोड़कर समाज के लिए जिए। वो कहते थे, हम सबको मिलकर काम करना होगा, बिना लालच के। लेकिन बहुत से लोग थकने लगे। कुछ लोग बोले, हमें भी अपने लिए थोड़ा चाहिए। चे को ये बातें दुख देती। वो कहते थे, अगर हम खुद बदल नहीं सकते तो दुनिया कैसे बदलेगी? धीरे धीरे उनके और कुछ नेताओं के बीच मतभेद बढ़ने लगे। फिदेल उन्हें बहुत सम्मान देते थे, लेकिन दोनों की सोच में फर्क था। फिदेल राजनीति के हिसाब से फैसले लेते और चे दिल से, हमेशा न्याय के नाम पर। साल 1965 में चे ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने क्यूबा की सरकार छोड़ दी। कोई पद, कोई पैसा, कोई आराम, कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने फिदेल को एक पत्र लिखा जिसमें कहा, मैं जहां भी अन्याय देखूंगा वहां लड़ने जाऊंगा। क्यूबा हमेशा मेरा घर रहेगा, लेकिन मेरा काम अब दुनिया के हर गरीब के लिए है। वो चुपचाप देश छोड़ गए। उनकी मंजिल अब अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की नई क्रांतियां थीं। लेकिन क्यूबा के लोग उन्हें कभी नहीं भूले। आज भी उनके जाने के सालों बाद लोग कहते हैं, चे ने हमें सिखाया कि इंसानियत राजनीति से बड़ी चीज है। चे गेवारा ने क्यूबा में सिर्फ सरकार का हिस्सा नहीं निभाया, बल्कि एक नई सोच की नींव रखी। उनकी नीतियों ने लाखों गरीबों की जिंदगी बदली। उनकी सादगी ने नेताओं को आईना दिखाया
और उनका जुनून आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। क्यूबा में आज भी उनके बनाए स्कूल, अस्पताल और फैक्ट्रियां हैं। लोग बच्चों को उनके बारे में बताते हैं। वो डॉक्टर जिसने बंदूक उठाई, वो योद्धा जिसने किताब लिखी, और वो नेता जिसने कभी झूठ नहीं बोला। चे ने कहा था, सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के दर्द को अपना समझे, और यही बात उनकी पूरी जिंदगी में दिखाई देती है। चाहे वो पहाड़ों में लड़ते सैनिक हों या एक मंत्री की कुर्सी पर बैठा छे, वो हमेशा लोगों के बीच लोगों के लिए जिया। चे गेवारा का नाम आज भी क्रांति, सच्चाई और बराबरी का प्रतीक है। वो हमें याद दिलाते हैं कि असली बदलाव बंदूक से नहीं, ईमान और मेहनत से आता है। अध्याय 6, गुरिल्ला युद्ध में चे का योगदान। कहानी अब चे गेवारा के उस पहलू की है जिसने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा गुरिल्ला योद्धा बना दिया। वो अब सिर्फ एक डॉक्टर या नेता नहीं थे, वो एक रणनीतिक सोच वाले योद्धा बन चुके थे, जिन्होंने छोटी टुकड़ियों से बड़ी सरकारों को हिला दिया। ये अध्याय बताता है कि कैसे चे ने गुरिल्ला युद्ध को सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन बना दिया। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? ये कोई आम युद्ध नहीं होता जहां बड़ी सेनाएं आमने सामने लड़ें। गुरिल्ला युद्ध में छोटे समूह छिपकर और तेजी से हमला करते हैं, कम हथियारों से लेकिन दिमाग और साहस से लड़ते हैं। चे कहते थे, जब तुम्हारे पास हथियार कम हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा दिमाग है। वो मानते थे कि अगर जनता तुम्हारे साथ है तो तुम किसी भी ताकतवर सेना को हरा सकते हो। क्यूबा की क्रांति ने चे को बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने देखा कि कैसे पहाड़ों में छिपकर कुछ लोग पूरी सेना को हरा सकते हैं। उन्होंने महसूस किया कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि जनता के भरोसे में होती है। वो कहते थे, अगर लोगों का दिल तुम्हारे साथ है तो कोई सरकार तुम्हें रोक नहीं सकती। क्यूबा के जंगलों में उन्होंने जो तरीके अपनाए, वही बाद में पूरी दुनिया में गुरिल्ला रणनीति के नाम से जाने गए। चे ने गुरिल्ला युद्ध के कुछ खास नियम बनाए। पहला, छोटे और तेज हमले करो, सीधी भिड़ंत मत लो, अचानक हमला करो और तुरंत गायब हो जाओ। दूसरा, जनता से जुड़ो, गांवों में लोगों की मदद करो, उनका भरोसा जीतो, क्योंकि वही तुम्हें खाना, जानकारी और छिपने की जगह देंगे। तीसरा, कम साधनों से ज्यादा असर डालो, कम बंदूकें रखो, लेकिन सटीक योजना बनाओ। चे कहते थे, एक छोटी बंदूक भी बड़ा बदलाव ला सकती है अगर वो सही समय पर चले। चौथा, अनुशासन जरूरी है। सैनिकों को सिर्फ बहादुर नहीं, बल्कि ईमानदार और अनुशासित होना चाहिए। वो कहते थे, अगर तुम गलत इंसान हो तो सही लड़ाई नहीं जीत सकते। पांचवां, लोगों के लिए लड़ो, सत्ता के लिए नहीं। चे का सबसे बड़ा संदेश था, गुरिल्ला योद्धा का दिल जनता के लिए धड़कना चाहिए, न कि ताकत के लिए। चे ने अपने अनुभवों से एक मशहूर किताब लिखी, गुरिल्ला वॉरफेयर। इस किताब में उन्होंने बताया कि कैसे कुछ लोग बिना बड़े हथियारों के पूरा देश आजाद करा सकते हैं। उन्होंने लिखा, हर क्रांति पहले लोगों के दिमाग में होती है, फिर मैदान में। यह किताब आज भी सैनिकों, नेताओं और क्रांतिकारियों के लिए गाइड मानी जाती है। यह सिर्फ लड़ाई की किताब नहीं थी, ये इंसान की हिम्मत, विश्वास और आजादी की किताब थी। क्यूबा की जीत के बाद चे ने सोचा, अगर ये तरीका यहां काम कर गया तो और देशों में भी काम कर सकता है। वो अफ्रीका के कांगो देश गए। वहां उन्होंने स्थानीय योद्धाओं को गुरिल्ला रणनीति सिखाई। वो दिन रात उनके साथ जंगलों में रहे, उन्हें ट्रेनिंग दी और कहा, क्रांति किताबों से नहीं, पसीने और खून से बनती है। लेकिन कांगो में हालात कठिन थे। लोगों में एकता नहीं थी, नेताओं में लालच था, सेना कमजोर थी। चे ने पूरी कोशिश की, पर वहां की क्रांति सफल नहीं हो पाई। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो बोले, कभी कभी असफलता भी तुम्हें नया रास्ता दिखाती है। कांगो से लौटकर चे ने फैसला किया कि अब वो बोलीविया जाएंगे। वहां की सरकार अमेरिका के दबाव में गरीबों को दबा रही थी। चे ने सोचा, अगर बोलीविया जाग जाएगा तो पूरा दक्षिण अमेरिका उठ खड़ा होगा। उन्होंने जंगलों में गुरिल्ला कैंप बनाया, छोटे हमले शुरू किए, कोशिश की कि गांव वाले उनके साथ जुड़ें। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। लोग डरे हुए थे, सेना मजबूत थी, अमेरिका की सीधी मदद भी मिल रही थी। चे और उनके साथी चारों तरफ से घिर गए। 8 अक्टूबर 1967 को चे पकड़े गए। अगले दिन उन्हें गोली मार दी गई, लेकिन उनकी मौत के बाद भी उनकी गुरिल्ला सोच जिंदा रही। उनकी किताबें और विचार दुनिया के हर कोने में पहुंच गए। चे ने सिर्फ बंदूक चलाना नहीं सिखाया, उन्होंने सिखाया कि सोच से भी लड़ाई जीती जा सकती है।
उनकी सबसे बड़ी सीख थी, क्रांति बंदूक से नहीं, इंसानियत से शुरू होती है। उन्होंने दिखाया कि अगर कुछ ईमानदार लोग एकजुट हो जाएं, तो किसी भी अन्याय को खत्म किया जा सकता है। उनकी रणनीति आज भी कई देशों में अपनाई जाती है। उनके नाम पर यूनिवर्सिटी में गुरिल्ला थ्योरी पढ़ाई जाती है। उनकी किताबें सेना के कोर्स में रखी जाती हैं। छे कहते थे, मैं मर जाऊंगा पर मेरी सोच नहीं मरेगी। और सच यही हुआ। आज भी जब कोई कमजोर इंसान किसी ताकतवर के खिलाफ खड़ा होता है, तो वो थोड़ा सा छे बन जाता है। उनकी तस्वीर आज भी दीवारों पर लटकती है। उनके नारे आज भी गूंजते हैं। हस्ता ला विक्टोरिया सिएम्प्रे, मतलब हमेशा जीत तक। छे का गुरिल्ला युद्ध सिर्फ एक तकनीक नहीं थी, वो आजादी का दर्शन था। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि हिम्मत, एकता और न्याय से किसी भी ताकत को झुकाया जा सकता है। और शायद इसी वजह से आज भी जब किसी युवा के अंदर बगावत की आग जलती है, वो कहता है, मैं भी छे हूं। अध्याय 7, साम्राज्यवाद और समाजवाद पर छे के विचार। अब हम छे गेवारा के सोचने वाले छे से मिलते हैं। वो छे जो सिर्फ बंदूक नहीं चलाता था, बल्कि दुनिया को समझता था, सवाल करता था और नया रास्ता दिखाना चाहता था। छे के लिए क्रांति सिर्फ सरकार गिराने का नाम नहीं था। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया का सिस्टम बदले, जहां अमीर और गरीब के बीच का फर्क खत्म हो जाए। इसी सोच से जन्म हुआ उनके दो बड़े विचारों का, साम्राज्यवाद और समाजवाद। छे कहते थे, साम्राज्यवाद वो बीमारी है जहां कुछ ताकतवर देश कमजोर देशों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो अमेरिका को इस बीमारी का सबसे बड़ा चेहरा मानते थे। उनका मानना था कि अमेरिका गरीब देशों पर कब्जा नहीं करता जमीन से, बल्कि उनके दिमाग और अर्थव्यवस्था से करता है। वो कहते थे, अमेरिका युद्ध नहीं करता तलवार से, वो करता है डॉलर और डर से। छे ने देखा कि कैसे लैटिन अमेरिका के देश अमेरिका की कंपनियों और सरकारों के नियंत्रण में फंसे थे। किसानों की जमीन छीनी जा रही थी क्योंकि कोई विदेशी कंपनी वहां चीनी या तेल उगाना चाहती थी। लोग मेहनत करते थे पर पैसा बाहर चला जाता था। छे कहते थे, जब तक गरीब देशों की अर्थव्यवस्था पर अमीर देशों का कब्जा रहेगा, तब तक आजादी अधूरी है। छे मानते थे कि सिर्फ एक देश में क्रांति करना काफी नहीं। अगर बाकी देश चुप रहेंगे तो साम्राज्यवादी ताकतें फिर लौट आएंगी। उन्होंने कहा था, अगर एक देश की लड़ाई हारती है तो दूसरे देश को खड़ा होना चाहिए। यानी क्रांति एक देश की नहीं, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। वो चाहते थे कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के गरीब देश एकजुट हों, एक नई दुनिया बनाएं जहां कोई किसी पर राज न करे। उन्होंने कहा था, हमें कई वियतनाम बनाने होंगे, मतलब हर जगह से अन्याय के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए ताकि किसी भी साम्राज्यवादी ताकत को चैन न मिले। छे का दूसरा बड़ा सपना था समाजवाद। समाजवाद का मतलब था ऐसा समाज जहां सबके पास बराबर मौके हों, जहां कोई बहुत अमीर या बहुत गरीब ना हो, जहां हर इंसान की मेहनत की कीमत हो, जहां हर बच्चे को शिक्षा और इलाज मिले। छे कहते थे, अगर किसी के पास जरूरत से ज्यादा है तो वो किसी और की जरूरत छीन रहा है। उनका मानना था कि पूंजीवाद एक ऐसा सिस्टम है जहां पैसा इंसान से बड़ा बन जाता है, लेकिन समाजवाद में इंसान सबसे ऊपर होता है। छे की सोच का सबसे सुंदर हिस्सा था नया इंसान। वो कहते थे, अगर हमें नई दुनिया बनानी है तो पहले हमें नए इंसान बनना होगा। उनका नया इंसान ऐसा था जो लालच से ऊपर सोचता है, दूसरों की भलाई में खुशी ढूंढता है और खुद से ज्यादा समाज के बारे में सोचता है। वो कहते थे, सच्चा क्रांतिकारी प्यार से भरा होता है। छे के लिए क्रांति सिर्फ खून या युद्ध नहीं थी, वो एक नैतिक परिवर्तन थी, जहां इंसान अपने भीतर की स्वार्थी सोच से लड़ता है। छे कहते थे, समाजवाद कोई तोहफा नहीं, वो मेहनत से बनता है। वो बच्चों को सिखाते थे कि असली आजादी तभी आती है जब इंसान खुद काम करता है, दूसरों की मदद करता है और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाता है। वो खुद हर रविवार फैक्ट्री में जाकर काम करते थे। कहते थे, अगर नेता काम नहीं करेगा तो जनता भी थक जाएगी। उनके इस तरीके को स्वैच्छिक श्रम कहा गया। वो चाहते थे कि लोग बिना मजबूरी अपने दिल से देश के लिए काम करें। छे का सपना था कि हर देश अपने पैरों पर खड़ा हो, उसके पास अपनी जमीन,
अपना उत्पादन और अपनी शिक्षा हो। वो कहते थे, हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जहां इंसान पैसे के लिए नहीं, मानवता के लिए काम करे। उनका समाजवाद सिर्फ आर्थिक नहीं था, वो भावनात्मक समाजवाद था, जहां प्यार, समानता और सहयोग जीवन के नियम बने। छह दोनों सुपर पावर से सावधान थे। वो अमेरिका के खिलाफ थे क्योंकि वो गरीब देशों पर हुकूमत करता था, लेकिन वो सोवियत यूनियन से भी पूरी तरह सहमत नहीं थे। वो कहते थे, अगर समाजवाद भी सत्ता की भूख बन जाए तो वो पूंजीवाद से अलग नहीं रहेगा। उनका मानना था कि असली समाजवाद वही है जहां हर इंसान अपने दिल से समाज का हिस्सा बने, न कि सरकार के डर से। वो कहते थे, अगर कोई देश अपने लोगों की खुशी नहीं बढ़ा रहा तो वो किसी भी वाद का हो, वो गलत रास्ते पर है। चे गेवारा का सपना सीमाओं से बड़ा था। वो कहते थे, मैं वहां का नागरिक हूं जहां कोई अन्याय हो रहा है। वो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका को नई दुनिया कहते थे, जहां लोग अपनी ताकत खुद बनाना सीखें। वो चाहते थे कि दुनिया में इंसानियत की सरकार बने, जहां देश नहीं, इंसान की कीमत मायने रखे। चे गेवारा का यह सपना आज भी अधूरा है, लेकिन उनकी सोच अब भी जिंदा है। जब कोई युवा अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो वो थोड़ा सच्चे बन जाता है। उनका संदेश साफ था, अगर तुम खामोश रहोगे तो अन्याय बढ़ेगा, अगर तुम बोलोगे तो इतिहास बदलेगा। छह का समाजवाद हमें याद दिलाता है कि आजादी सिर्फ झंडा नहीं, बल्कि बराबरी और इज्जत का नाम है। छह की सोच का सार यही था, साम्राज्यवाद से लड़ो, समाजवाद को जियो। दुनिया तभी बदलेगी जब हम खुद अपने भीतर इंसानियत जगा लेंगे। और शायद यही वजह है कि आज भी जब कोई बच्चा बराबरी की बात करता है या कोई गरीब अपने हक की मांग करता है, वो कहीं ना कहीं चे गेवारा की सोच को जी रहा होता है। अध्याय 8, अफ्रीका में गुप्त मिशन। 1965 का साल था। क्यूबा में क्रांति जीत चुकी थी। चे गेवारा अब सिर्फ एक देश के हीरो नहीं थे, वो एक वैचारिक योद्धा बन चुके थे, जो दुनिया के हर उस कोने में जाना चाहते थे जहां अन्याय और दास्ता अब भी जिंदा थी। क्यूबा के मंत्री के रूप में उनके पास आराम की जिंदगी थी, लेकिन चे का दिल चैन से बैठ नहीं सकता था। वो कहते थे, जब तक दुनिया में कहीं भी एक इंसान गुलाम है, तब तक मेरी क्रांति अधूरी है। और इसी सोच ने उन्हें भेजा अफ्रीका के दिल में एक गुप्त मिशन पर। एक दिन चे अचानक गायब हो गए। न कोई अखबार, न कोई संदेश, यहां तक कि क्यूबा के लोग भी नहीं जानते थे कि वो कहां गए। फिदेल कास्त्रो के अलावा कुछ ही लोगों को सच्चाई पता थी। चे अफ्रीका की धरती पर एक नई लड़ाई शुरू करने जा रहे थे। उनका लक्ष्य था कांगो, जहां पैट्रिस लुमुम्बा की हत्या के बाद अराजकता फैल चुकी थी। चे का मानना था कि अगर अफ्रीका आजाद हुआ तो पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद की नींव हिल जाएगी। कांगो में कई विद्रोही समूह आजादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उनके पास न एकता थी, न सही प्रशिक्षण। चे को लगा कि वो उन्हें गुरिल्ला युद्ध सिखाकर मजबूत बना सकते हैं। वो क्यूबा से कुछ चुनिंदा साथियों के साथ निकले। सब कुछ गुप्त था। उन्होंने अपने बाल और मूछें काट दी, नाम बदल लिया और अफ्रीका के जंगलों में कदम रखा, एक नए नाम से, तातो। कांगो की धरती पर कदम रखते ही चे को महसूस हुआ, यह लड़ाई क्यूबा जैसी नहीं थी। यहां के लोग गरीब, भूखे और डर से टूटे हुए थे। उनके पास हिम्मत थी, लेकिन दिशा नहीं। चे ने उन्हें सिखाना शुरू किया, कैसे जंगल में छिपकर हमला किया जाए, कैसे बिना डर के दुश्मन को धोखा दिया जाए, कैसे अनुशासन और एकता से बड़ा जंग जीता जाता है। लेकिन यह सब आसान नहीं था। कई बार विद्रोही लड़ाके मद्यपान में लगे रहते, कभी कभी बिना वजह गोली चला देते और फिर भाग जाते। चे को बहुत गुस्सा आता, पर वो हार नहीं मानते। वो कहते थे, अगर हम डर में जिएंगे तो हमारी अगली पीढ़ी भी गुलाम रहेगी। अफ्रीका का मौसम निर्दयी था। जंगलों में बारिश, कीचड़ और मच्छर, हर तरफ मौत का सन्नाटा। चे खुद अस्थमा के मरीज थे, पर उन्होंने किसी को कभी कमजोरी नहीं दिखने दी। रात में जब बाकी सैनिक सो जाते, चे एक दीपक के नीचे बैठकर अपने नोट्स लिखते रहते। उनके डायरी के पन्नों में लिखा है, यहाँ की मिट्टी में दर्द है, लोग थके हुए हैं, लेकिन भीतर कहीं एक चिंगारी है। वो उस चिंगारी को आग बनाना चाहते थे। चे के कैंप पर कई बार सरकारी सेनाओं ने हमला किया, कभी हवाई जहाजों से, कभी घेराबंदी से,
लेकिन चे और उनके साथी हर बार बच निकलते। वो कहते थे, जंगल हमें ढकता है, हमारा हथियार है हमारी खामोशी। धीरे धीरे चे का नाम अफ्रीका में फैलने लगा। कई युवा लड़ाके उनके पास आने लगे। वो उन्हें एल कमांडांते तातो कहकर बुलाते थे। उनकी मौजूदगी से विद्रोहियों में उम्मीद जागी। पर एक बड़ी समस्या थी, एकता की कमी। हर समूह अपनी अपनी लड़ाई लड़ना चाहता था। चे कहते थे, अगर हम साथ नहीं हुए तो दुश्मन हमें अलग अलग कुचल देगा। करीब 7 महीने तक चे ने अफ्रीका में संघर्ष किया। उन्होंने विद्रोही सेना को प्रशिक्षण दिया, हमले की योजनाएं बनाई, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ ये लड़ाई अभी पकने के लिए तैयार नहीं है। कई नेता सत्ता के लालची थे, कुछ विदेशी ताकतों के इशारों पर खेल रहे थे। चे के साथी बीमार पड़ रहे थे, खाने की कमी थी और हौसला टूटने लगा था। अंत में चे ने तय किया, यह मिशन जारी रखना बेकार होगा। उन्होंने अपने साथियों से कहा, हम हार नहीं रहे हैं, बस एक नया मोर्चा खोजने जा रहे हैं। 1965 के आखिर में चे गुप्त रूप से अफ्रीका से लौटे, थके हुए, बीमार, लेकिन भीतर अब भी आग थी। क्यूबा वापस पहुंचकर उन्होंने कुछ समय छिपकर बिताया। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ हैं। उनकी डायरी में लिखा था, मैंने अफ्रीका में क्रांति को जन्म लेते देखा, लेकिन वो बच्चा अभी चलना नहीं सीखा। चे ने अफ्रीका से बहुत कुछ सीखा कि हर जगह की लड़ाई अलग होती है और क्रांति सिर्फ बंदूक से नहीं, लोगों की तैयारी और विश्वास से जीती जाती है। चे की अफ्रीका यात्रा भले ही सफल न रही, लेकिन उसका असर गहरा था। वो अफ्रीका से लौटे तो और भी परिपक्व इंसान बन चुके थे। वो अब समझ चुके थे, क्रांति को सिर्फ सिखाया नहीं जा सकता, उसे जिया जाना पड़ता है। उनके अफ्रीकी साथियों ने कहा, चे हमें जीतना नहीं सिखा पाए, पर उन्होंने हमें यह सिखा दिया कि हम हार के आदी न बने। चे ने अपनी अफ्रीका डायरी में लिखा, मैंने यहां देखा कि इंसानियत अब भी जिंदा है, बस उसे पहचानने वाले कम हैं। अगर कभी अफ्रीका उठेगा तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। उन्होंने अफ्रीका को छोड़ तो दिया, पर उसका सपना अपने दिल में ले गए। अफ्रीका के बाद चे ज्यादा दिन चैन से नहीं बैठे। उन्होंने कहा, मुझे वहां जाना है जहां जरूरत सबसे ज्यादा है। और यही सोच उन्हें ले गई बोलीविया, जहां उनका आखिरी संघर्ष होने वाला था। अफ्रीका उनके लिए एक असफल युद्ध नहीं था, वो एक सीख थी कि हर लड़ाई में जीत जरूरी नहीं, लेकिन संघर्ष की आत्मा जिंदा रहनी चाहिए। चे गेवारा का अफ्रीका मिशन भले इतिहास में असफल लिखा गया हो, लेकिन असल में वही मिशन उनके भीतर के योद्धा को संत में बदल गया। वो अब सिर्फ बंदूक उठाने वाले नहीं थे, वो इंसानियत के शिक्षक बन चुके थे। उनका संदेश था, कभी हार से मत डरो, कभी असफलता को अंत मत समझो, क्योंकि हर असफल क्रांति अगली क्रांति की मिट्टी तैयार करती है। अध्याय 9, बोलीविया में चे का आखिरी संघर्ष। साल था 1966। चे गेवारा अब तक दुनिया के कई हिस्सों में घूम चुके थे, क्यूबा की क्रांति जीत चुके थे, अफ्रीका की हार से सबक ले चुके थे, और अब वो तैयार थे अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई के लिए। उनका नया गंतव्य था बोलीविया, दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश जहां गरीबी, अन्याय और सैन्य सरकार का राज था। चे का सपना था यहां से एक ऐसी चिंगारी जलाना जो पूरे लैटिन अमेरिका को जगा दे। वो कहते थे, अगर बोलीविया में क्रांति उठी तो पूरा महाद्वीप आजाद हो जाएगा। चे ने बोलीविया जाने से पहले अपनी पहचान बदल ली। उन्होंने दाढ़ी मूंछ काट दी, चश्मा लगाया और खुद को एक बूढ़े व्यापारी की तरह दिखाया। उनका नया नाम रखा गया अडोल्फो मेना गोंजालेज। क्यूबा सरकार ने इस मिशन की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की। ये एक गुप्त अभियान था। सिर्फ फिदेल कास्त्रो और कुछ करीबी साथी जानते थे कि चे अब एक नए मोर्चे पर जा रहे हैं जहां शायद वापसी संभव नहीं होगी। चे बोलीविया पहुंचे, लेकिन वहां का हाल देखकर चौंक गए। यहां के लोग डरे हुए थे, किसानों के पास खाना नहीं था, और जो नेता थे वो गरीबों की बात सुनने को तैयार नहीं थे। चे को लगा यहां क्यूबा जैसी क्रांति लाना आसान नहीं होगा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों में एक छोटा सा गुरिल्ला कैंप बनाया। करीब 30 से 40 साथी उनके साथ थे, कुछ क्यूबाई, कुछ बोलीवियाई और कुछ अर्जेंटीना के युवा।
वो हर दिन जंगल में अभ्यास करते, गोली चलाने, छिपने और चलने की ट्रेनिंग लेते। छे उन्हें सिखाते, डर को काबू में रखो, क्योंकि डर वही है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। बोलीविया का जंगल कठोर था, ऊंचे पहाड़, तेज बारिश और कीड़े मकोड़ों से भरे रास्ते। छे का अस्थमा फिर बढ़ गया था, पर उन्होंने किसी को महसूस नहीं होने दिया। वो कहते थे, अगर मैं हाफ भी जाऊं तो भी मेरी आत्मा दौड़ती रहेगी। हर रात वो अपने छोटे से लालटेन के नीचे डायरी लिखते थे। बाद में वो डायरी मशहूर हुई, द बोलिवियन डायरी। उसमें लिखा था, हम थके हुए हैं पर हिम्मत अब भी जिंदा है। शुरुआत में छे को लगा कि बोलीविया के किसान उनके साथ जुड़ेंगे, लेकिन सरकार ने डर फैला दिया था। जो भी छे का साथ देगा उसे मारा जाएगा। लोग डर गए। किसानों ने छे और उनके साथियों को खाना देना बंद कर दिया। धीरे धीरे उनके पास गोला बारूद और राशन कम पड़ने लगा। साथी बीमार पड़ने लगे, कुछ रास्ता भटक गए और कुछ मारे भी गए। छे ने डायरी में लिखा, हमारी सबसे बड़ी दुश्मन सेना नहीं बल्कि अकेलापन है। बोलीविया की सरकार ने छे की मौजूदगी का पता लगा लिया था। उन्होंने मदद के लिए अमेरिका को बुलाया। अमेरिका नहीं चाहता था कि लैटिन अमेरिका में एक और क्यूबा बन जाए। CIA ने बोलीवियाई सेना को प्रशिक्षित किया और छे को पकड़ने का अभियान शुरू हुआ। दिन रात हेलीकॉप्टर जंगलों में उड़ते, हर पत्ते के पीछे उन्हें खोजते। छे के साथी एक एक कर गिरने लगे। छे अब सिर्फ कुछ साथियों के साथ रह गए थे। फिर भी उन्होंने कहा, क्रांतिकारी कभी घुटनों पर नहीं मरता, वो सीधा खड़ा गिरता है। 9 अक्टूबर 1967 की सुबह बोलीविया के ला हिग्वेरा नाम के छोटे गांव के पास छे और उनके साथी एक घाटी में घिर गए। गोलीबारी शुरू हुई। छे ने पूरी ताकत से जवाब दिया, लेकिन उनकी बंदूक जाम हो गई। सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। छे घायल थे, लेकिन अब भी गर्व से खड़े थे। उन्होंने कहा, गोली चलाओ, क्योंकि तुम एक इंसान को मारोगे, पर मेरे विचारों को नहीं। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ सुकून था, क्योंकि वो जानते थे उनका मिशन खत्म नहीं, बस एक और रूप लेने जा रहा है। छे को एक छोटे स्कूल के कमरे में बंद कर दिया गया। वो थके हुए थे, खून से लथपथ, पर शांत थे। सैनिक उन्हें देखते रहे। किसी को भी उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर आदेश आया, उसे गोली मार दो। सैनिक कांप रहा था। छे ने उसकी आंखों में देखकर कहा, डरो मत, तुम बस एक इंसान को मार रहे हो। और कुछ पल बाद गोलियों की आवाज गूंजी। छे गेवारा गिर गए, पर उनके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। वो मुस्कान थी एक ऐसे इंसान की जो अपने सपने के लिए सब कुछ कुर्बान कर चुका था। सरकार ने उनके शरीर को सबके सामने रखकर यह दिखाने की कोशिश की कि क्रांति खत्म हो गई, लेकिन हुआ उल्टा। छे की मौत के बाद उनका नाम और ज्यादा अमर हो गया। दुनिया के कोनों कोनों में युवाओं ने पोस्टर बनाए। उन पर लिखा था, वीवा छे, छे जिंदाबाद। उनकी तस्वीर एक प्रतीक बन गई, साहस, विद्रोह और सच्चाई का। वो तस्वीर आज भी लाखों दीवारों पर है, कपड़ों पर, किताबों में और लोगों के दिलों में। कई लोग कहते हैं छे बोलीविया में हार गए, पर सच ये है वो वहां जीत गए, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि इंसान अपने विचारों के लिए जान भी दे सकता है। उन्होंने कहा था, अगर मैं गिर भी जाऊं तो और 1000 छे खड़े होंगे, और ऐसा ही हुआ। उनकी मौत के बाद लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में अनेक आंदोलनों ने छे की सोच से प्रेरणा ली। छे गेवारा की जिंदगी एक लंबी यात्रा थी, एक डॉक्टर से योद्धा बनने की, एक क्रांतिकारी से इंसानियत के प्रतीक बनने की। बोलीविया में उन्होंने जो शुरू किया वो बंदूक से नहीं बल्कि आदर्शों से लड़ा गया युद्ध था। उनकी मौत ने यह सिखाया, विचारों की कोई सीमा नहीं होती। आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, कहीं ना कहीं हवा में उनकी आवाज गूंजती है, हास्ता ला विक्टोरिया सिएम्प्रे, हमेशा विजय तक।